वर्ल्ड वॉर जी। ये कहानी शुरू होती है फिलाडेल्फिया से, जहां पर ब्रैड पिट, जिनका नाम गैरी लेन होता है, वो अपनी पत्नी और अपनी दो बेटियों के साथ रहते हैं। गैरी लेन यानी कि ब्रैड पिट पहले यूएन में काम करते थे और अब वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। और एक सुबह जब ये अपने परिवार के साथ गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं तो वहां पर सड़क पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है और इनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी ये दिखाते हैं कि वहां पर आर्मी के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आना शुरू हो जाते हैं और वहां पर एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है और लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। और जब गैरी देखते हैं तो वहां पर एक आदमी दूसरे आदमी को काटता है। दरअसल जो आदमी दूसरे आदमी को काट रहा होता है वो एक ज़ॉम्बी होता है और उस ज़ॉम्बी के काटने के 10 सेकंड के अंदर वो दूसरा आदमी भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ब्रैड पिट यानी कि गैरी जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर आते हैं, लेकिन वो गाड़ी आगे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ ट्रैफिक है। तभी वहां पर एक ट्रक आता है जो लगातार गाड़ियों को उड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और गैरी अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा लेते हैं और किसी तरह से वहां से निकल जाते हैं। गैरी वहां से निकलने के बाद अपने एक पुराने एम्प्लॉय को, जो कि यूएन में काम करता है, उसको कॉल करता है और वो उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। वो गैरी से पूछता है क्या तुमने उनको देखा। गैरी बोलता है कि हाँ, बिल्कुल आमने सामने। गैरी उससे बोलता है क्या तुम हमें यहाँ से निकाल सकते हो। वो कहता है हाँ, मैं तुम्हें हर हालत में यहाँ से निकालूंगा, इसलिए नहीं कि तुम मेरे दोस्त हो, बल्कि इसलिए कि हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं 1 घंटे में तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। और वो फोन कट कर देता है और गैरी अपने परिवार के साथ वहां से गाड़ी लेकर एक सुपरमार्केट में पहुंचता है और वहां से वो बहुत सारा खाने का सामान और अपनी बेटी की अस्थमा की दवाई उसमें रख लेता है। और वहां से जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर उनकी गाड़ी नहीं होती। उसकी बीवी बोलती है कि हमें सामने वाली बिल्डिंग में जाना चाहिए और बिल्डिंग में जाने से पहले गैरी अपने उसी दोस्त को दोबारा कॉल करता है जो उन्हें वहां से निकालने वाला है। और वो कहता है कि हम एक बिल्डिंग में जा रहे हैं, तुम हमें यहाँ से निकाल लेना। वो कहता है कि मैं तुम्हें सुबह यहाँ से निकाल सकता हूँ, तुम टेरिस पर आ जाना। और गैरी अपने परिवार के साथ उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और अंदर पहुंचने के बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो इस पूरे परिवार को मारना चाहते हैं और अगर किसी ने भी किसी को भी काटा तो ये भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। लेकिन गैरी अपने परिवार की रक्षा करता है और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और तभी उनकी छोटी बेटी उनसे अलग हो जाती है और वो अपनी छोटी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जब उनकी छोटी बेटी की आवाज आती है और उस तरफ जाते हैं तो वो एक कमरे के बाहर खड़ी होती है और उस कमरे के अंदर एक परिवार छुपा होता है। वो दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर गैरी का पूरा परिवार होता है और वो गैरी के पूरे परिवार को अंदर बुला लेते हैं। अंदर जाने के बाद गैरी रेडियो चलाता है और रेडियो में पुलिस की इंफॉर्मेशन आती है। वो बताते हैं कि इस शहर में एक अनजाना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और जो भी लोग इस शहर में वो अपने घरों में रहें और 2 से 3 हफ्तों का राशन अपने घर में भर ले। अब गैरी पूरी रात उसी परिवार के साथ उनके घर पर रहता है और सुबह वो उस परिवार को बोलता है कि मैं पहले भी बहुत खतरनाक जगहों पर काम कर चुका हूँ और मेरा अनुभव कहता है कि हमें चलते रहना होगा और तुम हमारे साथ चलो, तभी हमारी जान बच सकती है। लेकिन वो परिवार उसके साथ आने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर जाने से पहले तुम कुछ ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। और वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सामान वहां से लेकर अपने परिवार के साथ निकल जाता है। बाहर कोई भी नहीं होता और गैरी धीरे धीरे अपने परिवार के साथ ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि सुबह हो चुकी है और उसका दोस्त उसे हेलीकॉप्टर से लेने आने वाला है। तभी ये दिखाते हैं कि जिस परिवार ने इन्हें पूरी रात अपने घर पे रुकवाया होता है उनके दरवाजे पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। और यहाँ गैरी जब आगे बढ़ रहा होता है तो एक ज़ॉम्बी उन पे हमला कर देता है। गैरी अपनी बंदूक से उसमें गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर उस तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। और अब गैरी बहुत तेजी से अपने परिवार के साथ ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे होते हैं और गैरी अपने परिवार को आगे भेज देता है। वो सब के सब उस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाते हैं पर एक ज़ॉम्बी गैरी पर हमला कर देता है और उसे काटने वाला होता है। और अगर इस ज़ॉम्बी ने गैरी को काट लिया तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और खुद अपने पूरे परिवार का खात्मा कर देगा। अब जब उसे मार रहा होता है तभी पीछे से कोई गोली चलाता है और वहां पर वो बच्चा होता है जिसके परिवार ने गैरी के पूरे परिवार को अपने यहाँ पर आसरा दिया था। अब गैरी वहां से भागकर छत पर पहुंच जाता है और वो उस बिल्डिंग की छत के कोने पर जाकर खड़ा हो जाता है जैसे वो कूदने वाला हो और वो 10 सेकंड्स तक गिनती करता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास आता है। वो बोलता है कि मेरे मुंह में ज़ॉम्बीज का खून चला गया था। उसकी पत्नी कहती है कि तुम ठीक हो। और अब वहां पर वो हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो गैरी और उसके परिवार को बचाने के लिए है और वो गैरी को, उसकी पत्नी को और उसकी दोनों बेटियों को और उस लड़के को जिसने गैरी को बचाया होता है उन सब को लेकर वहां से निकल जाते हैं। और इन सब को पानी के एक बहुत बड़े शिप पर लाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ पर गैरी अपने दोस्त से भी मिलता है जिसने इन सब को बचाया है। और इसी दोस्त के साथ गैरी यूएन में काम करता था। गैरी का दोस्त बोलता है कि प्रेसिडेंट मर चुका है और ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है,
ट्रांसपोर्टेशन बंद है और बिजली भी नहीं है। दुनिया की 5% आबादी इसका शिकार हो चुकी है और ये परसेंटेज लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस शिप पर बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बीमारी की वैक्सीन बनाना चाहते हैं और इनका मानना है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस सबसे पहले किसे और कहां शुरू हुआ था तो हम इसकी दवा बना सकते हैं। और सबसे पहले इन्हें साउथ कोरिया से एक मेल आया था जिसमें लिखा था ज़ॉम्बीज, और ये यहाँ से एक डॉक्टर को एक टीम के साथ साउथ कोरिया भेज रहे हैं ताकि ये पता लगने के बाद कि वायरस किसे और कैसे हुआ था ये उसकी दवा उसकी वैक्सीन बना सके। और वहां पर एक आर्मी ऑफिसर गैरी को बोलता है कि हम चाहते हैं कि तुम भी इस टीम के साथ जाओ, क्योंकि जब गैरी यूएन में काम करता था तो वो एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर था। पर गैरी मना कर देता है क्योंकि वो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है। वो आर्मी ऑफिसर बोलता है कि अपने चारों तरफ नजर घुमा कर देखो, यहाँ पर जो कोई भी है वो किसी न किसी मकसद के साथ है, और अगर तुम यहाँ पर किसी मकसद से नहीं हो तो तुम इस शिप पर नहीं रह सकते, तुम्हें अपने परिवार के साथ यहाँ से जाना होगा। और गैरी को अब मानना पड़ता है, उसे इस टीम के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं गया तो उसे और उसके परिवार को इस शिप से उतार दिया जाएगा और इस शिप से बाहर जाने का मतलब है मौत। और इसीलिए गैरी उस टीम के साथ साउथ कोरिया की तरफ निकल पड़ता है। और जब साउथ कोरिया में इनका प्लेन लैंड होता है और ये सब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो इन सबको मारना चाहते हैं। गैरी उस डॉक्टर को बोलता है कि तुम अंदर जाओ, और जब वो अंदर जा रहा होता है तो गिर जाता है और उसके हाथ में जो पिस्टल होती है उसकी गोली उसी को लग जाती है और इस तरह से उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और उनके सामने गैरी और उसकी टीम है, लेकिन इससे पहले कि ये ज़ॉम्बीज इनको मार दे वहां पर और भी बहुत सारे फौजी आ जाते हैं जो वहां पर छुपे हुए होते हैं और वो इन सब को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। और जब ये अंदर पहुंचते हैं तो गैरी वहां पर एक आदमी को बताता है कि उसके आने का कारण क्या है, और इसके बाद वो आदमी उसे एक कमरे में ले जाता है जहां पर कई लोग जले हुए होते हैं और वहीं पर एक बेड पर एक आदमी बंधा भी हुआ होता है। वो कहता है इसको बांधा क्यों था? वो कहता है कि ये फौजी 6 दिन तक गायब हो गया था और जब गांव वालों को ये मिला तो इसके मुंह से झाग निकल रहा था और ये उन्हें काटने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए गांव वालों ने इसे गोली मारकर एक कमरे में फेंक दिया। और जब डॉक्टर इसे देखने गया तो इसने डॉक्टर को काट लिया और उसके बाद डॉक्टर वापस यहाँ पर आया और उसने अपने मरीजों पर हमला कर दिया। गैरी कहता है कि ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये वायरस सबसे पहले किसको हुआ था, ये तो किसी को भी हो सकता है। वो आदमी कहता है कि इतनी छोटी सी बात पता करने के लिए तुम इतनी दूर तक आ गए। इसके बाद वहीं पर एक फौजी भी होता है जिसके पैर में कुछ चोट लगी होती है, वो लंगड़ा के चल रहा होता है। गैरी उससे पूछता है कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ? वो कहता है कि ये एक पुरानी चोट है। उसके साथ का फौजी बताता है कि इसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था लेकिन इस पर किसी ने भी हमला नहीं किया। वो कहता है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। वहां पर एक आदमी भी होता है जिसे इन्होंने कैद किया होता है क्योंकि उसने इजराइल को हथियार बेचे होते हैं, और वो आदमी गैरी को बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें इजराइल यानी कि जेरूसलम जाना होगा, वहां पर तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वहां पर कोई भी इंसान इन्फेक्टेड नहीं है क्योंकि जैसे उन्हें पता चला उन्होंने इजराइल के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी। गैरी कहता है वो तो हजारों सालों से दीवारें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन अब गैरी वहां पर जाने का डिसाइड करता है, लेकिन वहां जाने के लिए उसे प्लेन तक जाना होगा और प्लेन यहाँ से दूर है और बीच में ज़ॉम्बीज हैं। लेकिन वहां पर जो और फौजी होते हैं वो उसे साइकिल देते हैं और वो कहते हैं तुम इससे जाना, क्योंकि ज़ॉम्बीज तभी हमला करते हैं जब आवाजें आती हैं। और गैरी 2-3 लोगों के साथ प्लेन की तरफ बढ़ना शुरू करता है और जब वो आधे रास्ते में होता है तभी गैरी का फोन बजना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी बीवी उसे फोन कर रही होती है और फोन की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन किसी तरह से गैरी अपने लोगों के साथ प्लेन तक पहुंच जाता है और ये सब प्लेन पर बैठकर वहां से टेक ऑफ करके सीधा जेरूसलम इजराइल पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर होता है और यहाँ पर चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होती है और दीवार के इस तरफ यानी कि दीवार के अंदर की तरफ कोई भी ज़ॉम्बीज नहीं होता। हालांकि बाहर अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और यहाँ पर जो लोग बाहर से आ रहे होते हैं, इजराइल यानी कि जेरूसलम के लोग उन्हें दीवारों के अंदर आने की अनुमति दे रहे होते हैं क्योंकि उनका मानना ये होता है कि बाहर ज़ॉम्बीज के पास जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने ही ज्यादा ज़ॉम्बीज बनेंगे, इसीलिए वो बाहर से जो लोग अंदर आ रहे होते हैं वो उन्हें चेक करके अंदर आने की अनुमति दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर गैरी इजराइल के एक ऊंचे ओहदे के आदमी से मिलता है और वो आदमी उन्हें बताता है कि हमें हिंदुस्तानी जर्नल से एक खबर मिली थी जिसमें बताया गया था कि हम राक्षसों से लड़ रहे हैं यानी ज़ॉम्बी से। गैरी कहता है कि तुमने मात्र एक खबर के मिलने से दीवारें खड़ी कर ली। वो कहता है कि हाँ, इस बात पर शक होना लाजमी है। 1930 में यहूदी ये मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें नजरबंदी शिविर में भेजा जा सकता है। 1972 में हमारी ओलंपिक टीम को मार दिया गया, क्यों कुछ पता नहीं। सितंबर 1973 में हमने यहाँ अरब सैनिकों की आवाजाही देखी और हम सब ने मान लिया कि उनसे हमें कोई खतरा नहीं है, पर उन्होंने हम पर हमला कर दिया और इसीलिए हमने एक बदलाव की सोची और वो बदलाव था 10वां आदमी। अगर किसी भी बात पर सारे लोग सहमत हैं
तो वो 10वां आदमी उस बात पर कभी भी सहमत नहीं होगा जिस पर सारे लोग सहमत हैं। गैरी कहता है वो 10वां आदमी तुम हो। वो कहता है हाँ, मुझे जब हिंदुस्तान से खबर मिली तो मैंने उसकी छानबीन की और इसीलिए हम इस बीमारी से बच पाए। अब वो गैरी को उस जगह ले जाता है जहां पर बाहर से शरणार्थी अंदर आ रहे होते हैं। वहां पर बहुत शोर होता है क्योंकि कुछ लोग लाउड स्पीकर पर वहां पर गाना बजाना कर रहे होते हैं और आवाज से ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए बाहर से ज़ॉम्बीज एक के ऊपर एक चढ़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहां भगदड़ मच जाती है। और अब गैरी भी वहां से भागना शुरू कर देता है और गैरी वहां से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है जहां से वो इस शहर से, इस देश से निकल सके। और जब वो भाग रहा होता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज भाग रहे हैं और वहीं बीच में एक बच्चा खड़ा होता है, लेकिन उसे ज़ॉम्बीज कुछ भी नहीं कर रहे होते। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वो इजराइल के कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ हवाई जहाज तक पहुंच जाता है। और अब वो इस देश से निकल चुकी है क्योंकि इस देश पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है, ये सुरक्षित नहीं है। और जब वो हवाई जहाज में होते हैं तो गैरी अपने साथी को कॉल करता है, उस साथी को जो यूएन में है, और वो उसे बोलता है कि मैं WHO के किसी भी ऑफिसर से मिलना चाहता हूँ जो एयरपोर्ट के आसपास हो। वो कहता है ठीक है, मैं इस चीज का अरेंज करवाता हूँ। और वो उसे एक पता देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ चले जाओ। और अब गैरी अपने लोगों के साथ वहां जा रहा होता है और जब ये हवाई जहाज में होते हैं तो वहां वॉशरूम में एक आदमी छुपा होता है जो इन्फेक्टेड होता है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है। और ज़ॉम्बी बनने के बाद वो वहां पर लोगों को काटना शुरू कर देता है और उसके काटने के बाद एक सभी आदमी वहां पर ज़ॉम्बीज बनना शुरू हो जाते हैं। ये सब गैरी देख लेता है और वो वहां पर एक हैंड ग्रेनेड फेंकता है जिससे ब्लास्ट होता है और हवाई जहाज का एक हिस्सा उड़ जाता है और हवा के दबाव से एक के बाद एक सभी ज़ॉम्बीज वहां से उड़कर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अब इनका हवाई जहाज क्रैश हो रहा होता है और वो क्रैश हो जाता है, लेकिन इस क्रैश में गैरी और उसकी एक साथी बच जाती है और ये दोनों के दोनों WHO के ऑफिस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस पहुंच जाते हैं जहां पर अभी भी कुछ लोग होते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही गैरी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक बेड के साथ बांधा हुआ है। गैरी बोलता है कि मैं कितने दिन से बेहोश हूं। वो कहता है कि 3 दिन। दरअसल 3 दिन से गैरी बेहोश होता है और इन लोगों ने इसे इसलिए बांधा होता है कि इन्हें कुछ नहीं पता होता कि ये यहाँ पर क्यों आया और ये कौन है। इसके बाद गैरी उन्हें बोलता है कि तुम मेरे फोन से फोन लगाओ और वो उसके फोन से यूएन के ऑफिस फोन लगाता है और वो उसे गैरी के बारे में सब कुछ बताते हैं। इसके बाद ये लोग गैरी को खोल देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। गैरी बोलता है कि मुझे रोगाणु चाहिए, जानलेवा रोगाणु जो घातक हो लेकिन इलाज के काबिल भी हो, जिसे ठीक किया जा सके। वहां पर जो लेडी रिसर्चर होती है वो बोलती है कि इसके लिए बैक्टीरिया सही रहेगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, हमने सब ट्राई कर चुके हैं, उनके शरीर में ये सब डालना नामुमकिन है। गैरी बोलता है कि ये उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए। मैंने देखा है कि ये ज़ॉम्बीज कुछ लोगों को काटते नहीं, उनके बगल से गुजर जाते हैं। ऐसा क्यों है? हो सकता है कि हमारी कमजोरी इनकी कमजोरी बन जाए और अगर हमारे शरीर में ऐसी कोई बीमारी हो जिसे हम ठीक कर सकें तो ये हमें काटेंगे नहीं और तब हम इनसे लड़ सकते हैं। वो गैरी को बताते कि हमारे पास वायरस, बैक्टीरिया सब कुछ और बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन वो सब का सब बीविंग में जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और वहां जाने का मतलब है मौत, यानी खुद को ज़ॉम्बी बनाना। लेकिन अब इन्हें किसी भी हालत में वहां पर जाना होगा क्योंकि जो एक सोच गैरी के पास है, हो सकता है कि उस सोच के जरिए सारे ज़ॉम्बीज को मार सके, उनसे लड़ सके। क्योंकि अगर कोई इंसान ज़ॉम्बीज के सामने खड़ा है और किसी वजह से ज़ॉम्बीज उसे काट नहीं रहे तो वो आदमी उन ज़ॉम्बीज को मार सकता है। और अब गैरी के साथ 2 लोग उस तरफ जाते हैं जहां पर ये सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ते हैं क्योंकि अगर इन्होंने शोर मचाया तो ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आना शुरू कर देंगे। लेकिन जब वो एक दरवाजा खोलते हैं तो उस दरवाजे की आवाज से ज़ॉम्बीज उस आवाज की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये सब वहां से आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब ये आगे जा रहे होते हैं तभी इनसे कुछ शोर होता है और उस शोर की तरफ सारे ज़ॉम्बीज आना शुरू कर देते हैं और ज़ॉम्बीज इन तक पहुंच जाते हैं। अब जो इनके साथ लड़की होती है वो एक ज़ॉम्बी पे गोली चला देती है और गोली की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ जाते हैं और ये तीनों की तीनों भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज इनका पीछा कर रहे होते हैं और उनसे बचना इतना आसान नहीं है। इसीलिए गैरी एक दूसरा रास्ता अपना लेता है और वो वहां पर जो रेलिंग होती है उस पर शोर करता है ताकि ये ज़ॉम्बीज उन दोनों को छोड़कर उसके पीछे आ जाएं। और ऐसा ही होता है। अब गैरी के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं लेकिन गैरी किसी तरह से वहां से भाग जाता है, लेकिन अभी भी गैरी का ज़ॉम्बीज पीछा कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 2 लोग होते हैं ज़ॉम्बीज उनका पीछा भी कर रहे होते हैं, लेकिन किसी तरह से वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी के लोग होते हैं। लेकिन अब ज़ॉम्बीज को पता है कि अंदर बहुत सारे लोग हैं और इसीलिए वो सब के सब बाहर खड़े होते हैं और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहां गैरी उस लैब तक पहुंच जाता है जहां पर वो वायरस है, जहां पर वो बैक्टीरिया है और वो सारा वायरस, सारा बैक्टीरिया एक बॉक्स में रख लेता है। और जब वो वहां से निकल रहा होता है तो बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उसके आगे ज़ॉम्बी है।
गैरी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो एक इंजेक्शन निकालता है और जो बैक्टीरिया उसके पास होता है वो उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। और इसके बाद गैरी दरवाजा खोलता है और वो ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी गैरी को नहीं काटता क्योंकि उसके अंदर अब एक बीमारी पड़ रही है। और गैरी का अनुमान बिल्कुल सही था, जिस भी इंसान के अंदर कोई बीमारी होती है उसे ये ज़ॉम्बीज नहीं काटते। और गैरी वो सारा बैक्टीरिया, सारा वायरस लेकर वहां से निकल जाता है और वो उस दरवाजे तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सभी साथी हैं और वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। गैरी वहां पर कोई चीज गिराता है जिससे शोर होता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज उस तरफ भागना शुरू कर देते हैं और गैरी उनके बीच में से आराम से निकलता हुआ उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके बाकी साथी हैं। गैरी का अनुमान बिल्कुल सही था। अब इनके पास इन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए एक रास्ता है और इस रास्ते से ये सभी ज़ॉम्बीज को हरा सकते हैं, उनको मार सकते हैं। गैरी ने वो कर दिखाया जो करना चाहता था। गैरी ने पूरी मानवता को, पूरी इंसानियत को बचा लिया क्योंकि अब इन सबको इन ज़ॉम्बीज की कमजोरी पता चल चुकी है। इसीलिए WHO की मदद से ये एक ऐसा टीका बनाते हैं जिससे ये इनको एक छलावा देते हैं। दरअसल वो इंसानों के शरीर में एक ऐसी दवा डालते हैं जिससे ज़ॉम्बीज को लगता है कि वो बीमार है, लेकिन वो बीमार नहीं होते। इसीलिए सारे के सारे आदमी एक तरह से इन सब ज़ॉम्बीज के लिए अदृश्य हो जाते हैं और अब कोई भी ज़ॉम्बी किसी भी आदमी को नहीं काटेगा क्योंकि उनकी नजर में वो बीमार है, उनकी नजर में वो अदृश्य है। और इसके साथ साथ धीरे धीरे इंसानों को इन ज़ॉम्बीज की और भी कमजोरी पता लगना शुरू हो जाती है। एक वक्त था जब इंसान इन ज़ॉम्बीज से भागते थे, लेकिन अब वो इन ज़ॉम्बीज को भगाते हैं और लाखों की संख्या में आर्मी और आम इंसान इन ज़ॉम्बीज को मार देती है। और अंत में गैरी अपने परिवार से मिलते हैं और अपने परिवार को मिलने के बाद वो बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी और कमर्शियली ये एक बहुत ही कामयाब फिल्म थी। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस घर के ऊपर रात को भी कौवे बोलते हैं। इस घर में एक परिवार है जो यहां से जाना चाहता है, लेकिन कोई अनजान शक्ति है जो लगातार उनको देख रही होती है। और इससे पहले कि ये सब यहां से निकल पाते, वो अनजान शक्ति इस घर की 2 औरतों को मार देती है। एक बच्चा बचता है जो किचन में जाकर अलमारी के अंदर छुप जाता है। और अब इस पूरे घर में इस बच्चे के अलावा कोई भी नहीं है और वो शक्ति इसे ढूंढ रही है जो इसका खात्मा करना चाहती है। और धीरे धीरे वो उस अलमारी तक पहुंच जाती है। बच्चा अंदर है, वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है। और तभी अलमारी के दरवाजे खुलते हैं और जब बच्चा ऊपर देखता है उसकी आंखों में डर होता है। तभी एक हाथ उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और इसके अगले 5 सालों तक ये घर वीरान रहता है। 5 सालों बाद यहाँ पर एक परिवार रहने के लिए आता है। इस परिवार में 4 लोग हैं। रॉय की पत्नी डेनिस और इन दोनों के 2 बच्चे। इनकी बड़ी लड़की का नाम जैस होता है और छोटे बेटे का नाम बेन। यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद रॉय अपनी बेटी से पूछता है कि तुम्हें ये जगह कैसी लगी। वो उदास है। वो बोलते कि यहाँ खामोशी बहुत ज्यादा है। रॉय बोलता है कि धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। रॉय अपनी बेटी जैस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एक बार वो ड्रंक होकर गाड़ी चला रही थी और उसके साथ उसका छोटा भाई बेन भी था और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि ये दोनों बच जाते हैं, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद बेन बिल्कुल खामोश हो जाता है और जैस के माता पिता अब जैस के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो लापरवाह है। अब ये यहाँ पर पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं और रात को रॉय को अपने बच्चे बेन की हंसने की, खेलने की आवाजें आती हैं और वो उस तरफ जाता है जहां पर उसका बेटा सोता है। वो देखता है उसका बेटा किसी के साथ खेल रहा है और जब वो कमरे में जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। उसका बेटा अभी भी खेल रहा होता है। वो लाइट जलाता है और अपने बेटे से पूछता है तुम कॉट से बाहर कैसे आ गए। वो बहुत छोटा है, वो वहां से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन वो बाहर आकर खेल रहा होता है। हालांकि वो अपने बेटे से बात कर रहा है, लेकिन उसका बेटा अभी भी छत की तरफ लगातार देख रहा होता है। और जब रॉय उस तरफ देखता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो अपने बेटे को उसके बेड पर कॉट पर सुलाकर वहां से चला जाता है और रॉय के जाने के बाद एक बार फिर से बेन खेलना शुरू कर देता है। उसके हंसने और खेलने की आवाजें दोबारा आना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे में कोई है जो उसे हंसा रहा है, उसे खिला रहा है।
लेकिन उसे कोई भी नहीं देख सकता। अब यहाँ पर रॉय के पास एक आदमी आता है जो उनसे ये घर खरीदना चाहता है और इसके बदले वो सारे पैसे और 15% एक्स्ट्रा भी देना चाहता है। लेकिन रॉय मना कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर खेती करना चाहता है। वहीं घर में ये दिखाते हैं कि रॉय की पत्नी को दीवार पर एक निशान दिखता है और वो उसको मिटा देती है। वहां पर उसका बच्चा भी होता है जो खाना खा रहा होता है और उसे दीवार पर एक साया चलता हुआ नजर आता है। वो धीरे धीरे उसके पीछे जाता है और इस घर के बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाता है और इससे पहले कि वो बेसमेंट का दरवाजा खोल पाता, उसकी मॉम वहां पर आ जाती है और वो उसे अपनी गोद में उठा लेती है। वो कहती है तुम क्या देख रहे हो, लेकिन बेन उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और लगातार दरवाजे की तरफ देख रहा होता है। वहीं रॉय और उसकी बेटी जैस जो खेती के बीज लेने मार्केट गए थे, वो घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद जैस अपना कुछ सामान बेसमेंट में रखना चाहती है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो अपना सामान जो उसके हाथों में होता है वो नीचे रखती है और दरवाजा खोलने के लिए वो जैसे पलटती है तो वो देखती है कि दरवाजा पहले से खुला होता है। वो सामान लेकर नीचे बेसमेंट में जाती है। वहां पर उसको गले में पहनने वाला एक लॉकेट भी मिलता है और वहीं पर एक मरा हुआ कौवा होता है। वो उसकी तरफ जाती है और जैसे वो उसको हाथ लगाने वाली होती है, वो कौवा जिंदा होता है और उड़कर बाहर निकल जाता है। इस बात से जैस डर जाती है। वहीं बाहर ये दिखाया जाता है कि रॉय उस सामान को जो खेती के लिए मार्केट से लेकर आया है उसे निकाल रहा होता है और कई सारे कौवे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है जॉन। वो हवा में फायरिंग करता है और सारे कौवे भाग जाते हैं। रॉय इस चीज के लिए जॉन को थैंक्स बोलता है और उससे पूछता है कि आप करते क्या हो। जॉन कहता है कि मैं काम की तलाश कर रहा हूँ। रॉय कहता है कि तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, फिलहाल मैं तुम्हें खाना और रहने के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता। सामने सर्वेंट क्वार्टर है, तुम वहां पे रह सकते हो। और जॉन इस बात के लिए मान जाता है और इसके बाद ये दोनों खेतों में काम करते हैं और धीरे धीरे इनकी फसल उगना शुरू हो जाती है। वहीं एक दिन रॉय के हाथ में चोट लग जाती है जब वो अपना ट्रैक्टर ठीक कर रहा होता है और उसकी पत्नी उसे डॉक्टर के पास शहर ले जाती है और घर पर उनकी बेटी जैस और उनका छोटा बेटा बेन है। जॉन घर के सामने सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। रात हो जाती है लेकिन अभी तक इन दोनों के माँ बाप नहीं आते और जब जैस कुछ बना रही होती है तो उसे लगता है कि घर पर कोई और भी है और इसके बाद लाइट जलना और बुझना शुरू हो जाती है। घर पर जितना भी सामान होता है वो सब हिलना शुरू हो जाता है और इस बात से जैस बहुत बुरी तरह डर जाती है। वो पुलिस को फोन करती है कि हमारे घर पर कोई है और तभी वो देखती है कि जहां पर उसका भाई बेन बैठा होता है, बेन वहां पर नहीं होता बल्कि वो अपनी गाड़ी जो कि उसका खिलौना है उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। ऐसा लगता है कि उस खिलौने को कोई खींच रहा है और वो खिलौना बेसमेंट के दरवाजे के बाहर आकर रुक जाता है। जैस भागती हुई बेसमेंट की तरफ आती है ताकि वो अपने भाई को बचा सके और जब वो वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि बेन का खिलौना दरवाजे के बाहर है लेकिन बेन वहां पर नहीं है। और जैसे वो बेन के खिलौने को हाथ लगाने की कोशिश करती है वो बेसमेंट में नीचे लुढ़क जाता है। अब जैस देखती है कि बेन साइड में कॉरिडोर पर खड़ा है। वो कहती है बेन तुम वहां पर क्या कर रहे हो, और इससे पहले कि वो वहां से उठ पाती बेसमेंट से कुछ हाथ आते हैं और वो जैस को पकड़ लेते हैं। वो उसे बेसमेंट के नीचे खींच लेते हैं लेकिन किसी तरह से वो वहां से भागकर ऊपर आ जाती है और अपने भाई को उठाकर बाहर दरवाजे की तरफ भागती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इतने में जॉन वहां पर आ जाता है और वो उन्हें बाहर निकाल लेता है। और जब जैस के मॉम और डैड वापस आते तो वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर पुलिस की गाड़ी होती है। इस बात से वो घबरा जाते हैं लेकिन पुलिस उन्हें बताती है कि यहाँ पर हमने चारों तरफ पूरी छानबीन कर ली है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। दरअसल तुम्हारी बेटी डर गई थी इसीलिए उसने घर पर खुद ही तोड़फोड़ कर दी। पुलिस के जाने के बाद जैस अपनी मॉम और डैड को सच बताती है लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन जैस को पता है कि उसके भाई बेन को यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखता है और वो अपने भाई से पूछती है बेन मुझे बताओ वो कहां पर है। और बेन अपनी उंगली से इशारा करता है और वो उसी तरफ चलना शुरू कर देती है और तभी ये दिखाते हैं कि जैस के पीछे एक साया खड़ा होता है और बेन भी उसी तरफ देख रहा होता है और जैस को भी एहसास होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है। और जैसे जैस पीछे मुड़ती है तो वहां पर कोई नहीं होता, वो साया वहां से गायब हो चुका होता है। लेकिन जैस अगले दिन बेसमेंट में जाती है और वहां पर उसे एक ड्राइंग मिलती है जिसमें एक परिवार का चित्र होता है जिसमें 2 लेडीज और एक बच्चा और एक आदमी होता है। जैस को तभी ऐसा लगता है कि उसके पीछे कुछ हलचल हो रही है
दरअसल वहां पर जो लकड़ी की फ्लोरिंग होती है वो मड में यानी कि दलदल में बदलना शुरू हो जाती है। जैस वहां से भागती है और जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है तभी उस दलदल से एक औरत निकलती है और वो जैस के पैर पकड़ लेती है और उसे नीचे खींचना शुरू करती है। और जब वो उसे नीचे खींच रही होती है तो जैस के विजन्स में एक लड़की का चेहरा आता है जिस लड़की को इसी तरह से यहाँ पर खींचा गया था। उस लड़की के चेहरे पर डर होता है और तभी वो औरत जिसने दलदल से निकलकर जैस के पैर पकड़े होते हैं वो उसे खींचती है और वो फ्लोर पर गिरती है, लेकिन वहां से वो दलदल गायब हो जाती है। जैस बाहर भागती है। दरअसल जिस लड़की का चेहरा जैस को दिखा होता है ये उस परिवार की लड़की होती है जिस पूरे परिवार को इस कहानी की शुरुआत में इसी घर पर मार दिया गया था। और अब जैस को समझ में आ जाता है कि वो लड़की जरूर उसे कुछ ना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैस को नहीं पता कि वो क्या कहना चाहती है। और वो ये सारी बातें जॉन को बताती है। जॉन कहता है क्या तुमने अपने माता पिता को ये बात बताई? जैस कहती नहीं, वो मुझ पर विश्वास नहीं करते और शायद कोई भी ना करे। ये आत्माएं, ये भूत प्रेत, इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लोग मुझे पागल कहेंगे। जॉन कहता है मैं समझ सकता हूँ। जैस जॉन से पूछती है क्या तुमने कभी इस चीज को महसूस नहीं किया? जॉन कहता है कि नहीं। जैस कहती है कि तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आती? जॉन कहता है कि अब तुम ही लोग मेरा परिवार हो। यहाँ पर इनकी सनफ्लावर की फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और एक दिन जैस देखती है कि उनके खेत पर कोई खड़ा है और जब वो उसका पीछा करती है तो वो उन्हीं के घर के पीछे एक बहुत बड़ा लकड़ी का गोदाम होता है। वो साया उस गोदाम के अंदर चला जाता है और जब जैस उसके पीछे पीछे जाती है तो वो देखती है कि वहां पर कोई बैठा होता है। उसने पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने होते हैं। जैस वहां पर जाती है और बोलती है क्या हुआ तुम्हें? और जैसी वो साया उसकी तरफ देखता है तो वो इंसान नहीं होता बल्कि ये वही बच्चा होता है जो इस कहानी की शुरुआत में अलमारी के अंदर छुप गया था और एक हाथ उसे खींचकर अपने साथ ले गया था। और अब यहाँ पर ये बच्चा जैस के ऊपर हमला कर देता है। जैस इस बात से बहुत बुरी तरह डर जाती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती है और हॉस्पिटल से आने के बाद वो अपने माँ बाप से बोलती है कि अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके माँ बाप जैस पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि बीते सालों में हमने बहुत नुकसान उठाया है, हमारी फसल तैयार हो चुकी है और मैंने और तुम्हारी मॉम ने पिछले 20 सालों में जो कुछ भी कमाया था वो सब का सब डैन के इलाज में लगा दिया और अब हमें इस फसल से उम्मीद है। दरअसल डैन का इलाज भी जैस की वजह से ही हो रहा होता है क्योंकि वही ड्रंक होकर अपने भाई को गाड़ी से लेने गई थी जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और इसी वजह से अब जैस के ऊपर उसके माँ बाप का विश्वास पूरी तरह से हट चुका है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैस के ऊपर जो हमला हुआ है उसने वो खुद ही अपने ऊपर किया है क्योंकि उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से ठीक नहीं है। जैस बोलती कि तुम मुझ पे शक कैसे कर सकती हो? मैं अपने आप पे हमला क्यों करूंगी? अगर हम यहाँ पर रहे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। और जैस गाड़ी से उतरकर वहां से निकल जाती है। अब ये सब के सब घर पर आ जाते हैं और जैस ऊपर अपने कमरे में जाती है और जो लॉकेट उसे नीचे बेसमेंट में मिला था वो उसे खोलती है। दरअसल ये गले में लटकाने वाली एक घड़ी होती है जिसके अंदर एक लड़की की तस्वीर होती है। जैस ऊपर खिड़की से कूदकर घर से भाग जाती है और जब उसके डैड ऊपर जाते हैं वो देखते हैं कि जैस घर पर नहीं है तो वो उसे लेने के लिए गाड़ी से घर से निकल जाते हैं। रास्ते में जैस को उसका एक दोस्त बॉबी मिलता है और वो बॉबी के साथ एक स्टोर में जाती है। दरअसल ये वही स्टोर होता है जहाँ पर वो अपने पिता के साथ सनफ्लावर की खेती के लिए बीज लेने के लिए आई होती है और घड़ी में जिस औरत की फोटो होती है उसने यहाँ पर उस औरत की फोटो नोटिस बोर्ड में देखी होती है। और जब जैस बॉबी के साथ उस स्टोर में पहुंचती है तो वो उस फोटो को देखती है। वो पूरे परिवार की फोटो होती है और वो देखती है कि उस पूरे परिवार में 4 लोग हैं और उन चारों में से एक फोटो जॉन की भी होती है जो अब उनके साथ उनके घर पर रहता है, उनकी खेती में मदद करता है। और जैस पूरा खेल समझ जाती है। दरअसल ये जॉन का ही परिवार था जो पहले इस घर में रहता था और जॉन ने ही अपने पूरे परिवार की हत्या की थी। और इस कहानी की शुरुआत में जिस पूरे परिवार का मर्डर हुआ होता है वो और किसी ने नहीं बल्कि जॉन ने अपने परिवार की खुद हत्या की होती है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। और यहाँ स्टोर में उनके पूरे परिवार की फोटो इसलिए होती है क्योंकि सनफ्लावर की अच्छी खेती करने के लिए जॉन और उसके परिवार की फोटो अखबार में छपी थी और इसीलिए स्टोर वाले ने जॉन के परिवार के साथ यहाँ पर और भी कई फोटोज लगा रखी होती है। अब जैस किसी भी तरह घर पहुंचकर अपने परिवार की रक्षा करना चाहती है। वहीं घर पर ये दिखाते हैं कि जैस की मॉम और उसका छोटा भाई बेन घर पर अकेले हैं और जब उसकी मॉम अपने बेटे को खाना खिला रही होती है तो बेन एक तरफ इशारा करता है। उसकी मॉम बोलती है कि वहां पर कौन है?
लेकिन बेन बोल नहीं पाता। लेकिन बेन एक ही तरफ इशारा कर रहा होता है। बेन की मॉम बोलती है वो कैसा दिखता है। तभी बेन अपनी आंखों के नीचे की स्किन को खींचता है, जिससे उसकी मॉम डर जाती है, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं है। और इसके बाद वो बेन को उसके बेड पर रेस्ट करने के लिए ले जाती है। और जब वो पीछे देखती है तो दीवार पर एक साया उभरना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो साया एक औरत का रूप ले लेता है, जिससे वो पूरी तरह से डर जाती है। वहीं बाहर खेतों में ये दिखाया जाता है कि जॉन खेतों में काम कर रहा है। तभी वहां पर कई 100 कौवे आ जाते हैं और वो जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। जॉन पूरी तरह से घायल है और अंदर जैस की मॉम अपना सामान लेकर घर से बाहर आ रही है, क्योंकि अब वो इस घर में एक पल भी रहना नहीं चाहती। वो समझ जाती है कि उसकी बेटी जैस जो भी कह रही थी वो सब कुछ सच है और वो इस घर पर नहीं रह सकती। बाहर जॉन उठता है और वो देखता है कि जैस की मॉम डेनिस घर छोड़कर जा रही है। उसे पागलपन का दौरा आ जाता है और वो उसके पास जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मैरी। दरअसल मैरी उसकी पत्नी का नाम था, जिसे वो मार चुका है और उसे अब डेनिस की शक्ल में उसकी पत्नी दिख रही होती है। और जब जॉन डेनिस पर हमला करता है तो डेनिस अपने बेटे बेन को लेकर नीचे बेसमेंट में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है और जॉन बाहर है। और तभी यहाँ पर जैस और उसका दोस्त बॉबी भी आ जाते हैं। वो घर के अंदर जाते हैं और जॉन उनके ऊपर हमला कर देता है और इस हमले में बॉबी बेहोश हो जाता है। लेकिन जैस भागकर बेसमेंट के अंदर चली जाती है, जहां पर उसकी मॉम और उसका भाई है। वो दरवाजा अंदर से दोबारा से बंद कर लेती है। जैस की मॉम उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया था, वो सच बोल रही थी। और अब जॉन बाहर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और वो दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन अंदर जैस सभी लाइट्स को तोड़ देती है और अंदर पूरी तरह से अंधेरा है। बाहर ये दिखाया जाता है कि जैस के डैड रॉय भी अब यहाँ पर आ चुके हैं और वो अपने परिवार को बचाने के लिए नीचे बेसमेंट में जाते हैं, लेकिन जॉन उनके ऊपर हमला करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है। और अब वो जैस को भी ढूंढ लेता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम मेरे और मेरे परिवार के बीच में क्यों आ रही हो। और इससे पहले कि वो जैस को मारता, वहां बेसमेंट में एक बार फिर से दलदल बनना शुरू हो जाती है और मौका देखकर जैस जॉन को एक किक मारती है। वो पीछे गिरता है और पीछे दलदल होती है और वो दलदल में धंसना शुरू हो जाता है। उसके अंदर से वो साए निकलते हैं और वो जॉन को दलदल के अंदर खींच लेते हैं, लेकिन वो जैस के पैर पकड़ लेता है और वो उसे भी अपने साथ खींचना चाहता है। और इससे पहले कि वो पूरी तरह से जैस को दलदल के अंदर ले जाता, वहां पर जैस के मॉम और डैड आ जाते हैं और वो उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से जैस की जान बच जाती है। और जॉन, जिसने अपने पूरे परिवार का खून किया था, अपने ही परिवार की आत्माओं के द्वारा उसका अंत हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में रॉय को ले जाया जाता है। रॉय अपनी बेटी से माफी मांगता है। कुछ दिनों बाद ये दिखाया जाता है कि रॉय की फैमिली अब यहाँ पर खुशी खुशी रहती है। यहाँ पर अब किसी भी आत्मा का वास नहीं है और ना ही इस घर के आसपास अब कौवे मंडराते हैं। और बेन, जो कि पहले नहीं बोल पाता था, अब वो भी बोलना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2007 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम मैसेंजर्स इसलिए रखा गया है क्योंकि आत्माएं जैस को ये मैसेज देना चाहती थी कि इस घर में आखिर हुआ क्या है, क्योंकि ये पूरा परिवार अचानक ही गायब हो गया था और किसी को कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हुआ है। इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली थी 5.6। इस फिल्म का बजट था $16 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $55 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।